अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर 8 और आज चैप्टर 8 का थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज एंड टर्बो सी प्लस प्लस। चलें स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो कैटेगरीज़ हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस की डिफरेंट टाइप्स की हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, और जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, कोबोल, ये सारी जो हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की टाइप्स हैं। तो सी इज़ अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया 1972 में। और कहाँ पे डेवलप किया गया? इसको डेवलप किया गया AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लेबॉर्ट्रीज में इसको डेवलप किया गया, और इसी वजह से डेनिस रिची को सी लैंग्वेज का फाउंडर भी कहा जाता है। Basically, it was developed to overcome the problems of previous languages such as B and BCPL. सी लैंग्वेज को डेवलप करने का पर्पस ये था कि जो प्रीवियस लैंग्वेजेस हैं जैसे कि बी लैंग्वेज और BCPL, इनके अंदर जो प्रॉब्लम थी उनको ओवरकम किया जा सके। और इनिशियली इसको जो डेवलप किया गया वो था इसलिए डेवलप किया गया फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको डेवलप किया गया था, ताकि उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को या सिस्टम प्रोग्राम्स को लिखा जा सके। बट लेटर ऑन इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से या इस लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसको बहुत ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। और आजकल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में डेवलप किए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट हुई। 1960 में जो लैंग्वेज डेवलप की गई, इट वाज एल्गोल को डेवलप किया था इंटरनेशनल ग्रुप ने। और बेसिकली ये एक एल्गोरिथमिक लैंग्वेज थी जिसमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स को लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 1967 में जो लैंग्वेज डेवलप की गई, इट वाज BCPL। BCPL स्टैंड्स फॉर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसको डेवलप किया था मार्टिन रिचर्ड्स ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट 1970 में केन थॉम्सन ने जो लैंग्वेज डेवलप की वो थी बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज बेसिकली ये जो दोनों लैंग्वेजेस हैं बी एंड BCPL, इन दोनों लैंग्वेजेस ने बेसिस प्रोवाइड की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी लैंग्वेज इन 1972। द सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, ठीक है। और इसका नाम भी सी इसलिए रखा गया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो बी लैंग्वेज में से डिराइव किए गए हैं, इसी वजह से इसका नाम भी सी रखा गया। फिर उसके बाद 1978 में इसका एक वर्जन डेवलप किया गया जिसका नाम था K&R-C, और ये डेवलप किया गया ब्रेन कैरिंगन एंड डेनिस रिची, इन दोनों ने मिल के इसको डेवलप किया था। फिर उसके बाद 1989 में इसका एक स्टैंडर्ड वर्जन डेवलप किया बाय ANSI कमेटी। ANSI स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसने एक स्टैंडर्ड वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया और उसका नाम रखा गया ANSI-C। फिर लेटर ऑन 1990 में इसका एक और वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको डेवलप किया गया ISO कमेटी ने, और इसका नाम था ANSI ISO-C। इसके बाद भी जो हैं सी लैंग्वेज के बहुत सारे मज़ीद वर्जन जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज।
सी चूँकि हाई लेवल लैंग्वेज की ही टाइप है, तो सी लैंग्वेज की के अंदर भी बहुत सारी खसूसियात हाई लेवल लैंग्वेजेस की भी होंगी इसमें। तो फर्स्ट इसका जो फ़ीचर है दैट इज़ कन्वीनियंट लैंग्वेज। कन्वीनियंट का मतलब ये है कि इसको यूज़ करना बहुत आसान है, इसको लर्न करना आसान है। तो प्रोग्रामर जो हैं बड़ी आसानी के साथ they can write the complex programs very easily as compared to the low level languages. उसके बाद नेक्स्ट फीचर है वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसका जो साइंटिक्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। स्टैंडर्डाइज साइंटिक्स का मतलब ये है कि साइंटिक्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। साइंटिक्स का मतलब ये है अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग द प्रोग्राम्स को लिखने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उन्हें हम साइंटिक्स कहते हैं। अब इसका जो साइंटिक्स है वो पहले से ही प्री डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। साइंटिस्ट को डेवलप करने के लिए डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साइंटिस्ट को बनाती हैं। तो ये चूँकि ये साइंटिक्स वेल डिफाइंड है तो इस साइंटिस्ट को लर्न करना भी आसान है। यू कैन मेंटेन द कोड एंड यू कैन ईजीली मॉडिफाई द प्रोग्राम। अगर कहीं पे भी किसी किस्म की चेंजिंग करने की ज़रूरत पड़ती है या कोई प्रॉब्लम आती है, किसी किस्म का एरर आता है, तो वो आप इजीली इसको कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड फीचर इज़ मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। मशीन इंडिपेंडेंस बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ीचर है। मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर आप सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो आप उसको किसी भी टाइप के कंप्यूटर पे या किसी टाइप के प्रोसेसर पे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि आपका जो प्रोग्राम है वो किसी स्पेसिफ़िकली किसी भी मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज में और उसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं इंटेल के प्रोसेसर पे, फिर उसी प्रोग्राम को आप मोटरोला के प्रोसेसर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट मीन्स योर प्रोग्राम डज़ नॉट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक मशीन। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मॉडुलैरिटी। मॉडुलैरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ़ीचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। मॉडुलैरिटी का मतलब है प्रोग्राम कैन बी डिविजिबल। इसमें ये है कि आप किसी भी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स या मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस यानी कि आप एक बड़े प्रोग्राम के छोटे हिस्से बना सकते हैं। तो आप उन जो पार्ट्स को या मॉड्यूल्स को इंडिपेंडेंटली लिख भी सकते हैं और इंडिपेंडेंटली उनको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और फिर अगेन अगर उन फिर मॉड्यूल्स को अगर आप कंबाइन भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और फिर अगर आप उन मॉड्यूल्स को रीयूज़ भी करना चाहें तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये अगेन बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है मॉडुलैरिटी कि इट मीन्स दैट अ लार्जर प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स आर पार्ट्स। द नेक्स्ट फीचर इज़ केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब ये है कि सी लैंग्वेज के अंदर अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंट ट्रीट किए जाएंगे। मीन्स के अपर केस आर डिफरेंट फ्रॉम द लोअर केस। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी। अब नेक्स्ट मैंने ए कैपिटल लिखा है, फिर बी सी स्मॉल में लिखा है, फिर उसके बाद ए बी मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है और उसके बाद सी कैपिटल लेटर में लिखा है। अब ये चारों वर्ड जो हैं ये चारों सेम है, लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट यूज़ किया गया है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ये सारे एक ही वर्ड कंसिडर किया जाएगा, लेकिन सी लैंग्वेज में चूँकि सी लैंग्वेज जो है अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकती है, इसी वजह से ये चारों वर्ड्स डिफरेंटली ट्रीट किए जाएंगे, इनको डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हार्डवेयर कंट्रोल।
C language provides close control on hardware. It can be used to write efficient programs to control hardware components of computer system. सी लैंग्वेज को हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके भी बड़ा मोस्टली इसको सिस्टम प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए जो है ये डिवाइस ड्राइवर्स डेवलप करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो फीचर है डैट इज़ स्मॉल लैंग्वेज। सी इज़ अ वेरी स्मॉल लैंग्वेज, बहुत छोटी लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं या जो प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स हैं वो बहुत थोड़े हैं, बहुत लिमिटेड से हैं। तो मतलब आप जो हैं वो इसी वजह से इसको स्मॉल लैंग्वेज कहा जाता है। वो यानी कि आप थोड़े से वर्ड्स को, कीवर्ड्स को और थोड़े से प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स को लर्न करके सी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसको स्मॉल लैंग्वेज कहा जाता है कि क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत स्मॉल हैं, बहुत कम हैं। उसके बाद इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है फास्ट कोड जनरेशन। फास्ट कोड जनरेशन का मतलब ये है कि सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाएगा वो आप उसको उसको बड़ी तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसको एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम रिक्वायर्ड है उस चीज़ के लिए। तो इसी वजह से आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो जो आप उस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो आपको बहुत तेज़ी के साथ, ये जल्दी आपको मिल जाती है। आई होप आपको यहाँ पे सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डैट इज़ टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस को पढ़ने से पहले आपने प्रीवियस लेक्चर में कंपाइलर के बारे में पढ़ा था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ा था। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में आपने पढ़ा था कि ऐसा प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करे उसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। उसमें फिर हमने 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। कंपाइलर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो सोर्स कोड को एज अ होल कन्वर्ट करे ऑब्जेक्ट कोड में, यानी कि एक ही वक्त में पूरे सोर्स कोड की फ़ाइल को रीड आउट करे और उसको फिर वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे जो टर्बो सी प्लस प्लस है डैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंपाइलर। ये कंपाइलर यूज़ किया जाता है सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस के लिए, इन दोनों लैंग्वेजेस के लिए इस कंपाइलर को इस्तेमाल करते हैं। और इट वाज डेवलप्ड बाय बोर्डलैंड इंटरनेशनल इन 1990 में इसको डेवलप किया था, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये हमें जो टर्बो सी प्लस प्लस है ये हमें एक कंप्लीट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर तमाम फीचर्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम की डेवलपमेंट कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, इसके अंदर TC एडिटर है, टर्बो सी एडिटर है। एडिटर में जो है आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं और उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। इट इज़ यूज़ टू क्रिएट एंड एडिट, अगेन वही चीज़ है। फिर उसके बाद सेव कर सकते हैं, ठीक है, फ़ाइल को आप सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कंपाइल का मतलब ये है कि आप उस जो सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, लिंक कर सकते हैं डिफरेंट लाइब्रेरी फ़ाइल्स के साथ। वो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि वो कोड जो हम प्रोग्राम लिखेंगे जब वो एग्जीक्यूट होगा तो हम उसको एग्जीक्यूट रन करेंगे अपने उस पर कंप्यूटर पे, तो हमें वो उसकी जो आउटपुट है वो हमें रिसीव होगी, वो हमें प्रोवाइड करेगा। एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा
कि जो टर्बो सी प्लस प्लस है, इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट आईडीई, जिसके अंदर हम अपने सी प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, उनको सेव भी कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके रिज़ल्ट भी रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारे काम करने के लिए हम इस कंपाइलर को इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके अलावा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिबगिंग फीचर्स भी हैं। डिबगिंग का मतलब ये है कि आप बड़ी आसानी के साथ इसमें एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। डिबग बेसिकली यूज़ किया जाता है टू फाइंड द एरर्स। तो एरर्स अगर किसी भी किस्म के इसमें प्रोग्राम को लिखते हुए आते हैं तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, तो आप आराम से उनको ट्रेस आउट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे ये जो इंटरफेस मैंने यहाँ पे शो करवाया, डैट इज़ द इंटरफेस ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस देखने में इस तरह से आप नज़र आएगा। आप लोगों ने ऐसा करना है कि टर्बो सी प्लस प्लस को आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर्स पे, चाहे इसके लिए सीडी बाय कर लें या फिर उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर हमने सी लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और लास्ट में सी लैंग्वेज के लिए जो हम कंपाइलर यूज़ करेंगे, डैट इज़ टर्बो सी प्लस प्लस। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आपने ऐसा करना है कि अपनी बुक से इन्हीं टॉपिक्स को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है, और इन केस अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उस हवाले से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।